बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज मुल्क के अंदर काफ़ी फ़ैसले किए गए। इजलास था और इजलास के बाद ये फ़ैसला किया गया कि मुल्क भर में शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद किए जाएंगे और मार्केट्स 8:30 बजे बंद करने का ऐलान कर दिया गया। कि ज़ाहिर है हमारे मुल्क के अंदर जो बिजली की क्राइसिस हैं और जो बाकी तमाम क्राइसिस चल रहे हैं, इन सब से बचने के लिए कुछ अहकामात जारी किए गए हैं और कुछ इक़दाम उठाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब थे, वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद थे, साथ और भी कुछ वज़रा मौजूद थे और काफ़ी सारे फ़ैसले किए गए। उसमें ये कहा गया, बताया गया कि मुल्क के अंदर फरवरी के बाद जो ऐसे बल्ब हैं जो बिजली ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो नहीं बनाए जाएंगे। ऐसे पंखे जो हैं जो बिजली ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ओल्ड मॉडल फ़ैन्स हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उनकी प्रोडक्शन बंद कर दी जाएगी। और ऐसे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ई बाइक्स का जिक्र किया गया कि पाकिस्तान के अंदर अब हम ई बाइक्स पे फोकस करेंगे क्योंकि सालाना $3 अरब का पेट्रोल बाइक्स में इस्तेमाल होता है और इसकी बचत की जाएगी। सो उसके लिए क्या किया जाएगा, ई बाइक्स पर फोकस किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। और साथ ही ये भी कहा गया कि जितने भी सरकारी इदारे हैं वहाँ पर इस्तेमाल होने वाले बिजली के तमाम पंखे हों, बल्ब हों या जो कुछ भी होगा, उस सब को रिड्यूस किया जाएगा। उसकी एक मिसाल कायम की गई और बताया गया कि काबीना का जो आज इजलास हुआ वो दिन की रोशनी में था, सूरज की रोशनी में था और कोशिश की गई कि बग़ैर बिजली के इस्तेमाल किए उस इजलास को किया जाए। सो लाइट्स बंद करके और दिन की रोशनी के अंदर वो इजलास किया गया और ये कहा गया कि अब हम कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से इस मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल जो हमारा लोड शेडिंग का दुरानिया है इसको कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। उसके लिए क्या करेंगे, ये तमाम अहकामात उठाएँगे। हमारे मुल्क के अंदर ज़ाहिर है यहाँ पर रूटीन ये है हमारी मार्केट्स की जो थोड़ी सी एक्चुअली गलत भी है हम सबकी ये रूटीन कि हम लोग 11-12 बजे 1 बजे से पहले मार्केट्स नहीं खुलती हैं, लोग दुकानों पर नहीं आते हैं और यहाँ पर शॉपिंग शुरू ही नहीं होती और यहाँ पर रात गए तक शॉपिंग करने का जो है वो हमेशा से ही हमारा ये तरीक़ेकार है और इस तरीक़ेकार को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम अपने दीन की बात कर रहे हैं और अपने इस मुल्क की भी बात करें या तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो वहाँ पर मार्केट्स रात को शाम को 5-6 बजे तक बंद हो जाती हैं और सुबह अर्ली खुलती हैं। यानी कि अगर हम इस्लाम अपने मज़हब की बात करें तो मज़हब भी हमें ये कहता है कि फ़जर के बाद जैसे ही सूरज तलू होता है उसके बाद अपने कामों पर निकल जाना चाहिए है और तमाम मार्केट्स खुलनी चाहिए हैं, हर किस्म का कारोबार फ़जर के बाद खुल जाना चाहिए है। लेकिन हम लोगों ने सब ने एक गलत रूटीन बनाई हुई है, इट्स अ बैड रूटीन कि हम लोग देर तक सोए रहते हैं और सुबह उठते नहीं हैं टाइम से और तमाम कारोबार लेट हमारे इस मुल्क के अंदर शुरू होते हैं, जिसकी वजह से हर किस्म के बहरान का सामना हमें करना पड़ रहा है। इस रूटीन को चेंज करने की ज़रूरत है। आज इसके ऊपर ख़ास बात की गई और इस पॉइंट को उजागर किया गया और कहा गया कि अब हम कोशिश करेंगे कि इस टाइम को आहिस्ता आहिस्ता ट्रिम अप करें और हम उस नॉर्मल रूटीन के अंदर आएँ जिसमें सनलाइट यानी जो सनी डे यानी तमाम दुरानिया सूरज के निकलने का और सूरज के गरूब होने का दुरानिया है, इस दौरान जो काम करने का वक्त है इस वक्त को फोकस किया जाना चाहिए है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सी बचत होगी। और काफ़ी कुछ कहा गया इजलास के अंदर और ये बातें भी की गई। फिर इसके बाद नूर आलम ख़ान साहब जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से भी कोई 2-3 पॉइंट्स उठाए गए। हेल्थ कार्ड पर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड की मद के अंदर काफ़ी सारा जो है वो चीज़ों के अंदर शायद उन्होंने कहा कि पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है हेल्थ कार्ड के नाम पर और जो कुछ भी फैसिलिटेट किया जाना चाहिए हेल्थ कार्ड के नाम पर और हेल्थ कार्ड की को क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने काफ़ी बार ये बात की कि शायद हेल्थ कार्ड का जो इक़दाम था उसको प्रॉपर्ली ऑडिट नहीं किया गया, उसका प्रॉपर्ली चीज़ों को मैनेज नहीं किया गया। इमरान खान साहब आए और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वाइट पेपर जारी किया गया। वाइट पेपर जो जारी किया गया उसके अंदर उन्होंने अपने तमाम स्टैट्स बताए और इजलास हुआ जिसके अंदर शौकत तरीन साहब थे। उन शौकत तरीन साहब ने तमाम बातें की और बताया कि हमने अपने दौर के अंदर क्या कुछ किया और इस 3.5 साल पौने 4 साल का जो अरसा हमें मिला, मिलने से पहले क्या हालात थे, हुकूमत कहाँ पे थी और मिलने के बाद जब हमने छोड़ी, हमें उतारा गया हुकूमत से, तो तब स्टैट्स कहाँ पर थे पाकिस्तान के। और इमरान खान साहब भी आए, उन्होंने आकर भाई जो है वो वीडियो लिंक के थ्रू वहाँ पर सेमिनार को ज्वाइन किया और उस सेमिनार में ख़िताब किया और बताया कि किस तरह से ज़ाहिर है वही हमेशा की बातें जो खान साहब करते हैं और खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले, आने के बाद और आज भी यही कुछ कहते आ रहे हैं कि यही दोनों ख़ानदान थे। और खैर हकीकत भी है इसमें कि अगर हम बात
करें नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, तो ये वो दो ख़ानदान हैं जो हमें बरसर इक़्तिदार नज़र आते हैं गुज़िश्ता 30 सालों के अंदर इस मुल्क के ऊपर। अगर हम कुछ दौर जो है वो अंदर से आमरीत का दौर निकालें और डेमोक्रेसी की बात करें, हुकूमत की बात करें, पॉलिटिकल स्टैट्स की बात करें, तो यही दो हमें घराने नज़र आते हैं। हुकूमत के अंदर बेनज़ीर भुट्टो का दौर था, फिर नवाज शरीफ साहब का दौर आया, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर आया, फिर नवाज शरीफ साहब का दौर आया, और इसी तरह से जो स्टोरी है फॉर द पास्ट 30 to 40 ईयर्स यही दो ख़ानदान हैं जो इस मुल्क पर हुक्मरानी करते आ रहे हैं। अब जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब कहते हैं कि पहली बार हमें हुकूमत मिली और हमें ये मौका मिला कि हम हुकूमत करें इस मुल्क के अंदर। सो ये इट वाज़ द फर्स्ट टाइम, और जब हमें हुकूमत मिली तो मुल्क की मईशत बदहाली का शिकार थी। उसके बाद हम पर कोरोना आया, हम पर और बहुत सी चीज़ें आई। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा इसके बावजूद हमने मुल्क को बहुत संभाला और स्टेबल किया। कुछ स्टैट्स जो उन्होंने बताए और जो वाइट पेपर जारी किया मैं आपसे शेयर करूंगा। उन्होंने बताया कि 4.4% जो है वो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर की, 6% ग्रोथ उन्होंने बताया कि टोटल ग्रोथ जो है वो 6% थी हमारे दौर के अंदर रही, जो ऑन रिकॉर्ड है। फिर बम्पर क्रॉप्स जो थी हमने हमारे दौर के अंदर बम्पर क्रॉप्स भी मिली एग्रीकल्चर को, और सर्विस सेक्टर के अंदर ग्रोथ जो है वो 6.2% थी। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उन्होंने बताया कि $32 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट की मद के अंदर हमने रेवेन्यू जनरेट किया, $32 बिलियन का। फॉरेन रेमिटेंस की बात करें तो ओवरसीज़ ने, जाहिर है अगर हम इमरान खान का दौर देखें तो उस दौर के अंदर FBR की तरफ से तमाम इकदाम किए गए, और फ़ॉरेन जितने हमारे ओवरसीज़ भाई बाहर बैठे हैं उन सब के लिए भी काफ़ी सहूलतें पैदा की गई। रोशन डिजिटल अकाउंट देखें या बाकी चीज़ें देखें तो उसके थ्रू एक फ़ॉरेन रेमिटेंसेस जो थी वो पाकिस्तान में जनरेट होना शुरू हुई, और $31 बिलियन यानी 31 अरब डॉलर की जो है वो फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर आई। टैक्स कलेक्शन जो थी उसको 6.1% पर लेकर गए। पहली दफ़ा इस कदर काम किया गया टैक्स कलेक्शन के अंदर, रेवेन्यू के अंदर, कि 6.1% जो है वो टैक्स कलेक्शन रही। और न्यू टैक्स पेयर्स, अगर नए टैक्स पेयर्स की बात करें तो कहा गया इमरान खान साहब की तरफ से कि 34 मिलियन नए टैक्स पेयर्स जो है वो पैदा किए गए, और निशानदेही की गई उन लोगों की, और टैक्स नेट के अंदर जो नहीं थे उनको टैक्स नेट के अंदर लाया गया, और उन सबको टैक्स नेट के अंदर 34 मिलियन लोगों को टैक्स नेट के अंदर ऐड किया गया। और ये पहली बार हुआ कि इतने सारे लोगों को टैक्स सिस्टम के अंदर उन्होंने किया। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेकर आए। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है उसके तहत फिर शुगर मिल्स की अदायगियाँ और सीमेंट फैक्ट्री और तमाम जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स थे इनके अंदर एक थोड़ी सी रेवोल्यूशन देखी। क्योंकि हम अगर बात करते हैं तमाम अपने किसानों से और तमाम उन भाइयों से जो ज़राअत उगाते हैं, और गन्ने की फसल हो या कोई और फसल हो, तो पहले होता यह था कि शुगर मिल्स की जानिब से पेमेंट्स जो जितनी भी होती थी हमेशा पेंडिंग होती थी किसानों की। लेकिन इमरान खान साहब के दौर के अंदर ये देखा गया कि किसानों को अदायगियाँ की गई शुगर मिल्स की तरफ से और बाकी चीज़ों की तरफ से, यानी वो जो शुगर माफिया था उसको भी किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और फिर इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि हमारे दौर के अंदर $70 जो है वो पर बैरल प्राइस थी ऑयल की, लेकिन जो कि दुनिया पूरी के अंदर इस्लाम पाया कोरोना के बाद, इकोनॉमिक क्राइसिस आए ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये 70 से बढ़कर $115 तक जो है वो प्राइस गई ऑयल की। लेकिन हमने इसको मेंटेन रखा, हमने कोशिश की कि हम जो बोझ है अवाम पर ना डालें, पेट्रोल की प्राइसेस को मेंटेन रखें, और ₹150 तक हमने देखा कि इमरान खान साहब ने ₹150 तक पेट्रोल अपने दौर में जिस तरह से भी कंट्रोल किया उसको कंट्रोल किए रखा। उसके बाद जब उनकी हुकूमत गई तो उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जो ये 115 की जो प्राइस थी कम होते होते कहीं 80 के करीब जो है ये प्राइस आ गई। लेकिन इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार शहबुद्दीन साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया। सर इमरान खान साहब ने तो आज अपना वाइट पेपर जारी किया है सर, उसमें और काफ़ी सारे स्टैट्स उन्होंने बताए कि जनाब मैंने अपने दौर के अंदर जो हमारा दौर गुजरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें ये तरक्कियाँ हमने की, और वाइट पेपर उन्होंने जारी किया। इसके जवाब के अंदर मरियम औरंगज़ेब साहिबा आई और उन्होंने काफ़ी तवील गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू के अंदर अपने स्टैट्स नहीं दिए, कोई ऐसी बात नहीं की जो स्टैट्स की नफ़ी करती हो। तो क्या सर इसका मतलब है फिर जो इनका वाइट पेपर जारी हुआ सब स्टैट्स ठीक है, और हुकूमत वक्त जो अभी बैठा है वफाक, इनके पास इसके जवाब में कहने को कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो कह रहे हैं कुछ शर्म करें कि आप वाइट पेपर जारी कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब और उनके वजीर खजाना शौकत तरीन साहब जी, और उनके साबिक वजीर असद उमर साहब, ये तीनों इन जो आज उन्होंने वाइट पेपर जारी किया इन तमाम चीजों के बारे में गुज़श्ता कई माह से बार बार
दोहरा रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके दौर में बेहतरी हुई। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, हमारा ये काम नहीं है। ठीक है। या तो हम पार्टी बाइस हो जाएं तो एक अच्छी बात, फिर अलग बात है। लेकिन बात ये है कि एक ऐसे मुश्किल दौर में जब पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में थी, जी बिल्कुल, जो कि 100 साल के बाद आने वाली एक बहुत बड़ी वबा थी, बिल्कुल, अगर पाकिस्तान की मईशत खड़ी रह गई, जिंदा रह गई और पाकिस्तान के अंदर कारखाने चलने लग पड़े, ये कहते हैं जी पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां नहीं मिली जी, वो भाई जो कारखाने बंद थे अगर वो चल पड़े तो लोगों को नौकरी मिली ना वहां पे, डेफिनेटली, और तो कुछ नहीं हुआ। ये कैसे अब नई नौकरियां डेवलप करना, पाकिस्तान में जब बिल्डिंग्स बनना शुरू होती हैं, प्लाजे बनते हैं, घर बनते हैं, तो वहां पे लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि अगर वो ना बने तो उन लोगों को रोजगार रोज नहीं मिलता, वो लोग दिहाड़ीदार हैं। बिल्कुल, इसलिए बहुत सारी चीजें थी, लेकिन क्या आज वो सारा कुछ बरकरार है? क्या आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री जिंदा है या मर रही है? क्या आज पोल्ट्री इंडस्ट्री के जहाज बंदरगाह पे नहीं खड़े, वो चीखें नहीं मार रहे? क्या आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री रो नहीं रही कि हम कैसे अपनी चीजें बाहर से लाएं, बाहर भेजें? क्या हमारा डॉलर 50 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं हो गया? कौन सी ऐसी चीज दुरुस्त हुई है इस मौजूदा 7-8 महीने में? हम हमेशा पिछली हुकूमत को ब्लेम करते हैं और ये हर हुकूमत करती आई है। इमरान खान साहब ने आने के बाद पिछली हुकूमत को ही तमाम ताने दिए थे कि वो हमें इस हाल में छोड़ गए। बिल्कुल, लेकिन जब मौजूदा हुकूमत आई तो इनको मैशत उतने बुरे हाल में नहीं मिली थी। ये अगर उन पर इल्जाम लगा रहे हैं तो इसके लिए फिर इनको बकायदा कोई चीजें ब्लैक एंड व्हाइट सामने लानी होगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने सिर्फ जुबानी लफाजी फरमाई है, जो वो रोजाना फरमाती है बतौर वजीर इत्तलाआत। उसके लिए उन्हें जुटलाया नहीं उनको, उनके फिगर हुकूमत के पास तो सारा कुछ तैयार होता है, रेडीमेड होता है। बिल्कुल, कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, फौरन बताया जा सकता है। बिल्कुल, उनकी बातों को मैं तो कहता हूँ इन्हें डिनाई करना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान साहब गलत कह रहे हैं। जी जी, वो बता सकते हैं कि ये फिगर झूठ बोल रहे हैं, और जैसे जैसे उनका वाइट पेपर चल रहा होता है वैसे वैसे तैयारी होती है जवाब की। अगर वो तैयारी नहीं हो सकी जवाब में और वो पेश नहीं कर सके तो इसका मतलब है कि जवाब नहीं थे। आप ठीक कह रहे हैं, जवाब होते तो जवाब दिए जाते। ये बड़ी बदकिस्मती है कि ब्लेम गेम जो है बड़ी आसान है, लेकिन फिगर्स को झुटलाना बड़ा मुश्किल काम है। ये 2 जमा 2 4 जो होता है वो 4 ही रहता है, 2 जमा 2 6 नहीं किया जा सकता। और इनके अपने दौर में जो इन्होंने वजारत खजाना ने जो पेपर जारी किए जून जुलाई में, बिल्कुल, वो सारे यही कह रहे थे कि पिछले दौर में तरक्की हुई। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 90s का 2000 का 2010 ये 3 दिहाइयां जो थी, वो दिहाइयां जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमतों में रही, दरम्यान में थोड़ा सा अरसा मुशर्रफ साहब का भी था, इसमें पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं हुई। हमारा हमसाया भारत और हमारा एक साबिक हिस्सा मशरकी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, बिल्कुल, वो इतनी तेजी से ऊपर चले गए हैं और हमने सिवाय आबादी बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया। हमने सिवाय अपनी जरखेज जमीन को हजम करने कोई काम नहीं किया। अगर पिछले दौर में एक अच्छा काम शुरू हुआ था, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, सारी उम्र गुजर गई, मैं ग्रीन 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 पाकिस्तान के लिए हर जगह लड़ता हूँ। मुझे बताएं, हमारे मुल्क में 2 से 2.5% जंगल है, बाकी सब हम खा गए। हजारा का जंगल किसने खाया? वो मुस्लिम लीगी वजीर थे, वफाकी वजीर, किसने खत्म किए जंगल? ये अगर आज कोई शख्स क्लाइमेट चेंज को रोता है तो भाई आपने अपनी गलतियों की सजा भुगती है। हर चंद साल बाद सैलाब आता है, क्या उसकी रोकथाम के लिए हमने डैम बनाए? डैम से मुराद सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं है, वाटर रिसोर्स करना है, वाटर को, पानी को रोकना है। हमने वो भी नहीं किया। भारत ने इस बुनियाद पे अपने डैम चिनाब पे बना लिए हैं कि ये तो पानी जाया करते हैं, चिनाब का पानी वो रोक रहे हैं, बिल्कुल, जबकि वो उनका हक नहीं है। मतलब हमारे साथ
जुल्म हो रहा है बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों की वजह से। ये विजनरी नहीं है, इन्हें सामने कुछ नजर नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाक से आगे नहीं देख सकते। सर आज बिलावल भुट्टो साहब से आगे नहीं देख सकते। जी बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की दादू में वो मौजूद थे और काफ़ी तवील बात की। उन्होंने बताया कि अभी तक सिंध में पानी खड़ा है, यानी जहाँ पर वो मौजूद थे बता रहे थे कि सिंध में हमने बड़े इकदाम किए हैं, लोगों के लिए बड़ा हमने काम किया यहाँ पे, लेकिन अभी भी स्टिल ऐसे एरिया मौजूद हैं जहाँ पर पानी खड़ा है। अगर ये आज तक वहाँ पर इतने महीनों बाद पानी भी नहीं निकाल सकी सिंध हुकूमत, तो क्या डेवलपमेंट कर रहे होंगे वहाँ पे और किस मुंह से दुनिया को जाके क्या बताएंगे? सर दुनिया तो पहले ही हमें क्रिटिसाइज करती है इस बात पर कि ये शायद सैलाब आने के अंदर आपने पहले कोई प्रिकॉशंस ही नहीं ली, चूंकि आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे शुएबुद्दीन भाई। मतलब हम पहले प्रिकॉशंस ले सकते थे ना, इस सैलाब के आने से पहले प्रिवेंशन की जा सकती थी, अपने लोगों को पहले अकोमोडेट किया जा सकता था, या इस तरह से रास्ते बनाए जा सकते थे कि सैलाब सेफली एग्जिट कर जाता, ना कि लोगों की फसलें तबाह होती और सब कुछ होता है यहाँ पर। देखिए मुझे याद है, मैं जब परवेज खटक साहब वजीर आला थे जी, तो हम लोग वहां गए थे, जर्नलिस्ट का पूरा ग्रुप था, तो उन्होंने हमें अपने घर दावत दी थी। तो मैंने वहां उनसे एक रिक्वेस्ट की थी जी कि देखिए आप सैलाब का जब रोना रोते हैं तो आप दरिया काबुल को गहरा क्यों नहीं करते? आप दरिया काबुल की गहराई इतनी बढ़ा दें कि मुझे याद है मैं बचपन में अगर आता था तो दरिया गहरा हुआ करता था, आज दरिया जीटी रोड के बराबर आ चुका है मिट्टी बैठने से। बिल्कुल। आप वहां पे बंद बनाएं और देखिए उसके बाद वो बंद बना और उस बंद की वजह से नौशेरा इस दफा बच गया। बात यह है कि अगर आपने कोई काम नहीं करना फिर आप रोते क्यों हैं? ये लाहौर 50 की दहाई में डूब गया था। जी बिल्कुल, सेक्रेटेरिएट तक पानी आ गया था शहर, दरिया रावी, सारा पानी दरिया रावी के थ्रू पूरे लाहौर शहर के अंदर आ गया था। उसके बाद महमूद बूटी बंद बनाया गया। बिल्कुल। जिसके बाद मुझे याद है 80s में 70s में जो मैंने अपनी आंखों से सैलाब देखे, उस बंद के साथ पानी ऊपर तक पहुंच गया था, जिसके बाद शादिर अली साइड तोड़ के उसको डुबोया गया। मतलब ये चीजें होती हैं, लेकिन आप उन्हें उनका रास्ता बनाया होता है। पानी का रास्ता रोका नहीं जा सकता, पानी को मुतबादिल रास्ता दिया जा सकता है या कहीं पे महफूज किया जा सकता है जी। अब बलूचिस्तान में हमने पानी को महफूज करने के जो बंद बनाए थे उनमें से बेशतर टूट गए, बल्कि कोई कहता है 60%, कोई कहता है 2/3 बंद टूट गए। इसका मतलब क्या है कि हम नाकिस काम कर रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि जो हम काम करते हैं वो भी दुरुस्त नहीं करते। हमने सिंध के अंदर क्या किया इस पानी को महफूज करने के लिए? हमें क्या पता नहीं था कि इस तरह की बारिशें होनी है? क्या पहले बारिशें हो नहीं रही थी इस तरह की? सर कहा जा रहा है कि शायद 2 से 3 माह अर्ली वार्निंग दे दी गई थी कि हमें फ्लड्स फेस करने पड़ेंगे, उसके बावजूद कुछ भी नहीं किया गया। सब पता होता है इनको, पैसा कहाँ जाता है, बात ये है वो पैसा कहाँ है। अब इमरान खान जो इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने जो अपना एक नहर का नाम मुझे सॉरी जेहन से निकल गया जी, कि वो जो नहर हमने अपने हिस्से की बनानी थी वो बना दी। अगर सिंध अपने हिस्से की बनाता तो ये बेशतर पानी निकल जाता। बिल्कुल। ये चीजें हैं जो हम नहीं कर रहे। हम मुस्तकबिल को फोरसी करके नहीं चलते। हम आज में जिंदा हैं और आज में जिंदा रहना चाहते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा क्या खाएगा, भाई ये नहीं देखते कि आने वाली नस्लें भी हैं हमारी, उस बच्चे के भी बच्चे होने हैं। ये मुल्क रहने के लिए है, ये मुल्क लूटने के लिए नहीं है। बड़ी ही बदकिस्मती है कि ये मुल्क मुसलमानों के नाम पे बना था, आज मुसलमान ही मुसलमानों की जाने ले रहा है, मुसलमान ही मुसलमान को लूट रहा है। बहुत बदकिस्मती है, बहुत बदकिस्मती है। हम कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमान बुरे हाल में है, तो भाई हमने यहाँ क्या मुसलमान का हाल कर दिया? ये सब हुक्मरानों की वजह से है। इंडिया में जी जी उनके एक वजीर आजम जो इस सदी में आए, जनाब किबला मोदी साहब से पहले सरदार थे, वो सिख थे, मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह साहब जी। मनमोहन सिंह साहब ने जो पॉलिसियां दी, आज आप देखें वो कहां चले गए। वो अपने मुल्क में वो कुछ बना रहे हैं जो आज हम सोच भी नहीं सकते। ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ बेशुमार फसलें ऐसी हैं जो हम रॉ मटेरियल जाया कर देते हैं। हमारे यहाँ सिट्रस दुनिया का बेहतरीन बनता है, बिल्कुल। हम इसका खाम माल निकाल के बाहर भेज देते हैं। तो भाई इसकी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाओ, गवर्नमेंट खुद करे ना, लोगों को इंसेंटिव दे।
पैसा दे, लोग काम करें, वो हम तैयार नहीं है, वो देने पे तैयार नहीं है, और जो पैसा लेता है वो पैसा खाने पे तैयार है, पैसा वापस देने पे तैयार नहीं है। सर हम लोग जाहिर है हमारे मुल्क में 52 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स होते हैं और हमारे में इतना पोटेंशियल है। अगर हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात करें, हमेशा से कहते हैं कि एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए यानी कि क्या कहते हैं एडवांस फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे सर। ऐसी कोई क्रॉप्स ऐसा कुछ किया ही नहीं जाता हमारे मुल्क के अंदर। फिर ये हुक्मरान तबका जो हमारा है, जो हमेशा ही हम पे मुसलत होता है, बिलावल साहब को आज आप देख लें तो वो बड़े फख्र से ये बात कर रहे थे कि मैं $2 अरब जो है वो लोन लेने के लिए जा रहा हूँ और जाके हम दिखाएंगे कि हमने सिंध में क्या काम किया है, तो इसके लिए हमें $2 अरब का लोन मिल जाएगा और उससे हमें बड़ी आसानी मुल्क के अंदर आ जाएगी, बड़ा कुछ आ जाएगा सर। तो क्या हम ये कर्जों के ऊपर ही, बिलावल हाउस का कितना लोन है सर, इन्होंने कितना लोन जरदारी साहब ने लिया हुआ है अपने लिए, और जो मुल्क के लिए इतना सारा लोन लेके इतने खुश होते हैं, लोगों को ये खुशी की खबरें सुनाते हैं सर। देखिए बात यह है कि लोन किसके लिए लेंगे, हमारे यहाँ लोन तो लूटा जाता है। खुद ही सागदार साहब कह रहे हैं कि डॉलर स्मगल हो रहे हैं हमारे मुल्क से बाहर, अफगानिस्तान के रास्ते से बाहर जा रहे हैं, और जाहिर अफगानिस्तान तो नहीं जा रहे, उसके थ्रू कहीं और जा रहे हैं। ये सब कुछ खुद ही हुकूमत वक्त कह रही है कि डॉलर स्मगल हो रहा है, इसको रोकना चाहिए, और डॉलर जो बाहर से आ रहे हैं स्मगल हो रहे हैं। किस तरह से शहाबुद्दीन साहब क्या सिचुएशन है सर? आप ये देखिए कि पाकिस्तान में डॉलर का सरकारी रेट 225-26 है जी, और आपको अगर 260 पे भी डॉलर बाजार में मिल जाए नहीं, तो बड़े खुशकिस्मत है। ठीक कह रहे हैं। सोना जो था वो अभी $1.25 लाख रुपए था, हाँ जी, अब $2.25 लाख आगे चला गया आगे, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट उसमें हो रही है। अब पहले इन्वेस्टमेंट होती रही थी जमीन में, प्रॉपर्टी में जी, अब प्रॉपर्टी में मुसलसल फ्रॉड हो रहे हैं, तो लोग वहां से भागे हैं। अब प्रॉपर्टी को देखिए कि आपको हर जगह पे सियासतदान नजर आएगा, उनकी स्कीमें पीछे वही खड़े हुए हैं, फ्रंट में रखे हुए हैं, पीछे वो खड़े हुए हैं। वो लेते हैं 500 कनाल जमीन, उसकी मंजूरी लेते हैं और 5000 कनाल पे वो गैर कानूनी स्कीम बना देते हैं। तो वो बेचारा जो वहां प्लाट ले रहा है वो कल कहां पे खड़ा होगा? ठीक कह रहे हैं। ये लूटने के लिए वाले बहुत है इस मुल्क में, बदकिस्मती ये कानून नहीं है। वो जब इमरान खान साहब कहते हैं, मैं उसको बिल्कुल सही मानता हूं। इस मुल्क में मैंने एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट से पूछा, उन्होंने कहा हमारे यहाँ कानून बहुत है, कानून पे अमल दामद नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा एक एक चीज के लिए कई कानून है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ज़ियाउल हक साहब ने जो शरई अदालतें बनाई थी वो दुरुस्त काम नहीं था। हम शरीयत के नाम पे आज कातिलों को रिहा कर रहे हैं। खून बहा कोई शख्स अपने बच्चे का नहीं लेता, जबरदस्ती दिया जाता है। ठीक कह रहे हैं, थ्रेट किया जाता है, बाकी जो पीछे रह गए हैं उन लोगों को थ्रेट किया जाता है कि जनाब वो अगले भी सोचते हैं कि हमारा एक बेटा चला गया है, बाकियों को प्रोटेक्ट करें या उसकी वजह से हम बाकियों को भी खराब करते रहें। वो तो सीधे गन पॉइंट आपके सर पे लाके रखते हैं, बाकियों को भी मार देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे याद है मैं स्कूल में से कॉलेज में आया तो मुझे एक लड़का, ये 70s की बात है, एक लड़का गांव से आया था। मैंने उससे पूछा तुम्हारा इलाका के मसाइल क्या है? उसने कहा जी हमारे यहाँ अगर कोई कत्ल कर दे तो वो 1 मुरब्बा बेचेगा, जिंदा आ जाएगा। ये तब की बात कर रहा हूँ। तो आज उसकी भी जरूरत नहीं है। आज आपने जाके घर वालों के सर के ऊपर पिस्तौल रखना है जी, बिल्कुल, चंद लाख रुपए देने और माफीनामा ले आना है। ऐसे ही है। एक डीएसपी का बेटा मरता है कराची में, और वो बेचारा अपनी फैमिली समेत ऑस्ट्रेलिया जाके बस जाता है। बिल्कुल, ये मजाक है। इसलिए क्योंकि लोग ताकतवर है, पावरफुल है, बंदा बच्चा मारता है। बिल्कुल। और जब चीफ जस्टिस वहां पहुंचते हैं तो वो जेल के अंदर एसी से लेके टीवी से लेके मोबाइल तक और विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं सर उन्हें, कहते सो रहा होता है। पाकिस्तान में क्या है? ये जेल उस गरीब आदमी के लिए है जो बेचारा चंद रुपए की साइकिल चोरी करता है, उसके लिए नहीं है जो सरकार के अरबों रुपए चोरी करता है। कोई अरबों चोरी करता है, वो करोड़ों लेके निकल जाता है। शोहबुद्दीन साहब, डू यू सीक समथिंग पॉजिटिव इन द फ्यूचर? यानी आपको कुछ नज़र आ रहा है कि शायद अगर इलेक्शंस हो जाएं और कोई बेहतर सेटअप मुल्क के अंदर आ जाए तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, या जिस तरह से अभी जो लोग बैठे हैं ये तो यही चाह रहे हैं इसको मजीद लिंगर ऑन करें और खींचें कोई 1 से 1.5 साल और अगर यही हालात रहे तो ये मईशत का जो आपके स्टैट्स बता रहे हैं इससे मजीद बिगाड़ की तरफ गए तो सर खुदा न खास्ता हम तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे सर। जी हम मुश्किल में पड़ चुके हैं, पड़ नहीं जाएंगे। हम इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं और हम उसे तस्लीम नहीं कर रहे।
हम ये नहीं मान रहे कि हमारे साथ हो क्या रही है, हम किस तरफ ले जाया जा रहा है। हम ये भूल गए कि दुनिया की दूसरी ताकतवर तरीन मुमलिकत रूस अपनी कमजोर मईशत की वजह से कैसे टुकड़े टुकड़े हो गई। हम बिल्कुल भूल रहे हैं। हमसे ज्यादा ताकतवर थे, वो तो दोबारा जिंदा इसलिए हो गए कि वो सख्त जान है। बिल्कुल, हम इतने सख्त जान नहीं है। आज हमें बांटने का, टुकड़ों में तकसीम करने का दुनिया प्रोग्राम बना रही है। सरेआम कहते हैं इंडियंस जी। आप सुने तो सही, अमेरिकन क्या कह रहे हैं इस पाकिस्तान के बारे में, उनके प्रोग्राम क्या है, वो किस तरह तबाह करना चाह रहे हैं इस मुल्क को। दुनिया को किसी भी हालत में हमारी एटॉमिक ताकत नहीं पसंद। बिल्कुल। अब ना, जब रशिया की नहीं पसंद थी, जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन ही है ना जी, बिल्कुल, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ही हैं, बल्कि उनकी एक तो वो मुसलमानों की कैसे करेगी। बिल्कुल, ये एक बड़ी बड़ी मुसीबत है। हम बड़ी ताकत से है, बड़े जोश से कहते हैं हम इस्लामिक एटॉमिक ताकत है। वो भाई हमारी बुनियाद खोखली है। हम जहां खड़े हैं वहां दलदल है, नीचे पानी है। हमने अपनी बुनियादें कमजोर कर ली हैं। कोई समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और हमारे बच्चे, माजरत के साथ, मैं 1980 में जनवरी में अमेरिका पहुंचा था जी। तो मुझे वहां पे एक शख्स ने कहा कि यहाँ रह जाओ। मैंने यार मेरा मुल्क बहुत अच्छा है, मुझे क्या जरूरत है यहाँ रहने की। मैंने वो उस दौरान में ऑस्ट्रेलिया, अपना बर्तानिया, स्पेन, फ्रांस, सारी दुनिया देखी है, लेकिन मैं कहीं रहने की कोशिश नहीं की। आज कसम खुदा की मैं अपने बच्चे से कहता हूँ कि यार तुम एक तो चले जाओ यहाँ से। ठीक कह रहे हैं। यानी ये वो 4 डेकेड्स का स्पैन है जो आप बता रहे हैं कि आपने देखा कि पाकिस्तान 4 डेकेड पहले, यानी 4 दहाइयां पहले क्या था और अब क्या है। बेटा मैं 7वीं दहाई जी रहा हूँ, मेरी उम्र 65 साल हो रही है। मैंने वो कुछ देखा है जो आज आप, मैं वो उन चीजों के बारे में आपको बता रहा हूँ। बुरा वक्त देखा है मैंने। बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान टूटते देखा है। मैंने अपने बाप को धाड़े मार के रोते, कमरा बंद करके रोते देखा है 16 दिसंबर को। ये आज हम किस तरफ जा रहे हैं, क्यों नहीं सोच रहे। आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, हम उस पर पर्दे डाल रहे हैं। बन्नू में क्या हुआ, आज तक हमें किसी ने सच नहीं बताया। सोशल मीडिया पे बकवास चल रही है, वो उसको इतना बड़ा पढ़ा रहे हैं, हमें थोड़ा सा बताया जा रहा है। खुदा का वास्ता सच बोलना सीख लो यार। सर सच कौन बोलेगा यहाँ पे शोएबुद्दीन भाई? यहाँ तो जो सच बोलेगा उसकी तो ना सियासत रहेगी ना कुछ और रहेगा। सच कैसे बोलेंगे? नहीं, जो सच बोलेगा वो अरशद शरीफ की तरह मारा जाएगा, उसको वो वाली मौत मिलेगी कि गोली पीछे से मारेंगे, सर के आगे से पार हो जाएगी। दुनिया में टारगेट किलिंग सर में गोली मार के की जाती है। ठीक है। इसी लाहौर के अंदर जब 2 फिरके आपस में लड़ रहे थे तो मुझे याद है पहले गोली मारी जाती थी छाती पे इधर उधर, फिर उन्होंने देखा कि लोग बच जाते हैं, उन्हें फिर टारगेट किलिंग में सर में गोली मारनी शुरू की। आप हिस्ट्री निकाल के देख लें 90s की, सर में गोली मारी जाती थी। मैंने वो सारे स्पॉट विजिट किए हुए हैं। शोएबुद्दीन भाई, आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, आप मुझे बताएं अपने एक्सपीरियंस है कि क्या आप नियर फ्यूचर में इलेक्शंस देख रहे हैं, आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं कि ये हुकूमत जो है पीडीएम में इत्तेहाद इलेक्शंस कराएगा? जाहिर नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जहां कल क्या होगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता था कि इमरान खान की गवर्नमेंट इस तरीके से बाजवा साहब खत्म करा देंगे? आई एम सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, आप टीवी पे बोल रहा हूँ, किस तरह से खत्म करा दी जाएगी, लेकिन हो गई, खत्म कर दी गई। ये यहां सब कुछ होता है। यहां कल क्या होगा और कौन क्या खेलेगा कौन कह सकता है यहाँ पे। ये जो हुकूमत में आए जिनके खिलाफ मुकदमे थे, जनाब किबला शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब के खिलाफ, उस दिन चार्जशीट होनी थी जिस दिन इन्होंने हलफ उठाया। बिल्कुल तो यही है। बहुत शुक्रिया शोएबुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार, काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमसे शेयर की।
इमरान खान साहब ने आज जो वाइट पेपर जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अभी तक उसका डिनाइल नहीं आया और ये नहीं कहा गया कि जो स्टैट्स वो बता रहे हैं वो स्टैट्स वो रॉन्ग फिगर्स हैं या वो स्टैट्स गलत हैं, क्योंकि हुकूमत के पास हर वक्त स्टैट्स अवेलेबल होते हैं। इमरान खान साहब ने जो तमाम बातें की, उन्होंने बताया कि 16.7 अरब डॉलर के ऊपर हम फॉरेन रिज़र्व छोड़ के गए थे, जो आज 5.7 अरब डॉलर रह चुका है, जबकि कोई भी अदायगी ऐसी नहीं की गई, कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन फॉरेन रिज़र्व इस कदर कम हो चुका है, जो 5.7 बिलियन डॉलर्स का हमारा फॉरेन रिज़र्व है अब, जिसके अंदर हमने अब मार्च के अंदर 8 बिलियन डॉलर की एक पेमेंट है जो हमने करनी है, और कोई 6 बिलियन डॉलर के करीब वो पैसे हैं जो हमारे दोस्त ममालिक के दिए गए उधार पैसे हैं और उनके रखे हुए पैसे हैं। और क्या हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इमरान खान साहब ने जो कुछ भी क्लेम किया, उस क्लेम के अगेंस्ट अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई, कुछ नहीं कहा गया कि इमरान खान साहब ने कुछ गलत कहा है या ठीक कहा है। लेकिन हमारे मुल्क में जो सिचुएशन अभी चल रही है नाज़रीन, ज़ाहिर है तमाम सियासतदान, आज बिलावल भुट्टो साहब भी आए, उन्होंने आकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दादू के अंदर मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम हुकूमत सिंध जो है वो बहुत काम कर रही है सैलाब ज़दगान के लिए। साथ ही उन्होंने ये इतराफ़ भी किया कि अभी तक पानी मौजूद है सिंध के बहुत से इलाके के अंदर जहाँ से पानी ही अभी तक नहीं निकाला जा सका। तो शायद ये सिंध हुकूमत की नाकामी का इतराफ़ वो कर रहे थे, या शायद ये इस पे भी मेडल लेना चाह रहे थे कि हमने जितना पानी निकाल दिया वो एहसान ही हमारा काफ़ी है, मज़ीद हम क्या पानी निकालने के। लेकिन एनीवेज़ मज़ीद भी उनकी तरफ से ये कहा गया और नवीद सुनाई गई इस बात की कि हम 2 अरब डॉलर कर्ज़ा लेकर आएंगे पाकिस्तान के लिए। ये सब कुछ दिखाकर हमारा क्लाइमेट चेंज एक बात पे मतलब ज़ाहिर है जो इस टाइम पे आवाम एतराज़ कर रही है और सुनने वाले तमाम लोग एतराज़ करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमारा क्लाइमेट चेंज के अंदर लेस दैन 1% यानी 1% भी हमारा जो है वो हिस्सा नहीं है क्लाइमेट चेंज के अंदर, इस ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, तो फिर क्यों हमें तमाम वो ममालिक, तमाम वो जो इस दुनिया के अंदर बड़े ममालिक हैं, वो क्यों हमें सपोर्ट नहीं करते, हमें कर्ज़ा क्यों दिया जाता है, बल्कि इस जो कैटास्ट्रॉफी थी इसके नतीजे के अंदर हमें पैसे क्यों नहीं दिए जाते बगैर कर्जे के, और डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं दिए जाते। शायद इसलिए नहीं दिए जाते कि ऑब्वियसली जिस शख्स ने भी पैसे देने होते हैं वो रिसर्च करती है, हर मुल्क रिसर्च करता है और वो जानते हैं हमारे मुल्क के यहाँ के हुक्मरानों को कि ये तमाम पैसों को खुर्द-बुर्द कर जाते हैं, या ना जाने ये पैसे ख़ुद से लोगों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या रीज़न्स हैं और क्यों ये सब कुछ हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है। लेकिन बहरहाल सिचुएशन हमारे यहाँ पर बहुत ऑकवर्ड है इस टाइम पे। एक ही सोल्यूशन नज़र आ रहा है, जो सोल्यूशन तमाम तज्ज़ियाकार भी यही कह रहे हैं और तमाम सीनियर लोग यही बता रहे हैं कि इस टाइम पे सोल्यूशन है इलेक्शंस कराए जाएं, और इलेक्शंस अगर होंगे तो जो भी हुकूमत में आए वो आकर मुश्किल फ़ैसले करे या आसान फ़ैसले करे। उसको पता होगा कि फ़ॉर द कमिंग 8 मंथ्स, फॉर द कमिंग 5 ईयर्स वो हुकूमत उसकी होगी, कोई 8-10 माह 1 साल की हुकूमत नहीं होगी। जिस तरह से PDM इत्तेहाद अभी हुकूमत के अंदर बैठा है, ज़ाहिर है उनको भी मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं, और मुश्किल फ़ैसलों की जद में आकर तमाम पाकिस्तान की तमाम जो स्टैट्स थे वो बेहतरी की तरफ जो जा रहे थे वो सब जो है वो बदतरी की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, यहाँ पर लोगों का रोज़गार ख़त्म हो रहा है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, और शायद ये वो मुश्किल फ़ैसले हैं जो हुकूमत वक्त को करने पड़ रहे हैं। लेकिन ये मुश्किल फ़ैसले अगर हुकूमत वक्त कर भी रही है तो पाकिस्तान के लिए क्या ये बेहतरी हो रही है, या इसके अंदर हर शख्स के लिए एक मुश्किलात का ही सामना हर शख्स को देखना पड़ रहा है कि शायद मज़ीद मुश्किलात के अंदर वो घिरते जा रहे हैं और पता नहीं न जाने कब इन मुश्किलात में से बाहर आएंगे और किस तरह से ये सब कुछ होगा। लेकिन बहरहाल तवानाई बचत का जो आज प्लान था, इस पर मुकम्मल अमल दरामद कराने का कहा गया, और कहा गया है कि मार्केट्स को टाइम पे बंद किया जाएगा, और शादी हॉल हो, रेस्टोरेंट्स हो, जो कुछ भी होगा उस सब की एक टाइमिंग फ़िक्स की जाएगी, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव इकदाम है। और फिर जो जितनी एनर्जी वेस्ट करने वाली तमाम इक्विपमेंट्स हैं, वो बल्ब्स हो, वो फ़ैन हो, वो कुछ भी हो, उन तमाम को बंद किया जाएगा, और ऐसे एनर्जी सेविंग चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल की जाएंगी हर तरफ, वो चाहे सरकारी इदारे हो, क्योंकि सरकारी इदारों के अंदर बड़ी पुराने अभी तक जो है वो मौजूद हैं पंखे और बाकी चीज़ें जिनको चेंज नहीं किया जाता, जो चल रहा होता है उसको चलने दिया जाता है। सो अब ज़रूरत है शायद तमाम पंखों को चेंज करने की, तमाम बल्ब्स को चेंज करने की, और कोशिश ये की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रोशनी का इस्तेमाल किया जाए ताकि हमें बिजली कम इस्तेमाल करनी पड़े। और इसकी मद के अंदर बहुत सा जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं हम, जो बहुत सी बिजली की मद के अंदर हमारा अरबों रुपया सालाना जो खर्च होता है उसको सेव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई गई, और
इस इजलास में आज साथ ही कुछ और बातें भी की गई और कहा गया कि पाकिस्तान की आवाम को अब चाहिए कि थोड़ा सा ज़ाहिर है ख़ुद भी कौम भी साथ दे, सिर्फ हुकूमत वक्त अकेले ही तो सब कुछ नहीं कर सकती, कौम को भी साथ देना पड़ेगा और इन तमाम चीज़ों का ख़ुद से भी ख्याल करना पड़ेगा कि अब बिजली को बचाएँ, पानी को बचाएँ, तमाम तवानाई को बचाएँ और चीज़ों को वेस्ट करने से हमें सेव करना चाहिए। पानी वेस्ट ना करें, चीज़ें वेस्ट ना करें और कोशिश करें कि जितना हम इसको सेव कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब, नून लीग रहनुमा। आसिफ बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। जी थैंक यू वेरी मच। आसिफ बाजवा साहब, आवाज़ आ रही है सर? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है सर। थैंक यू ज्वाइन करने का। बाजवा साहब, वाइट पेपर जारी कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके ऊपर। सर, इसके जवाब के अंदर कोई आपको स्टैट्स को जुटला नहीं रहे, ये नहीं कह रहे कि जो बातें उन्होंने की हैं वो गलत की है या इनके दौर में नहीं हुई थी। तो अगर ये सब कुछ ठीक हुआ था तो सर अब तो स्टैट्स बिल्कुल ही डाउन चले गए हैं और आप लोगों ने 9 माह के अंदर आके तो बेड़ा गर्क कर दिया इन तमाम स्टैट्स का। सर देखिए सर, बात ये है कि मैं एक अर्ज करता हूं, जो आपने कहा कि जी 9 माह में आपने बेड़ा गर्क कर दिया जी। बात सर ये है कि मुझे ये बताएं कि जब एक गवर्नमेंट जो किसी दूसरे इदारे के साथ या किसी दूसरे कंट्री के साथ, आई मीन टू से IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ या एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ या सऊदी अरब के साथ या चाइना के साथ अगर कोई MOU साइन करती है या कि कोई अपने कोई कंट्रैक्ट साइन करती है, तो वो अफराद के दरमियान नहीं सर होता, वो मुल्क के दरमियान होता है, ये जो दारे करते हैं। बिल्कुल। तो इमरान नियाज़ी साहब ने जब किस्त लेनी थी IMF से, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम 8-9 माह की हद तक लेट हो गए जब इन्होंने गवर्नमेंट संभाली। ठीक है। और इसके बाद ये इन्होंने कर्जे लेने शुरू किए और इतनी संगीन और सख्त शराइत पे कर्जे लिए। ठीक है। कि हम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक स्टेट बैंक को भी आपके मुताबिक कर रहे हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो जिस तरीके से आप पेट्रोल का रेट कहेंगे हम उसी कदर बढ़ाते जाएंगे और जो लेवी है वो भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। लेकिन जब उनको ये पता चला, सॉरी सर मुझे जरा खांसी है, नो प्रॉब्लम, जब उनको ये पता चला कि उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, सिलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद हो भी रही है और कामयाब भी होने जा रही है, तो उन्होंने ये इस बोंडे तरीके से आने वाली हुकूमत के रास्ते में बरूदे सुरंगें बिछा दी। और जबकि पेट्रोल की रेट की कीमत बढ़ानी थी, उन्होंने 10 रुपए कम कर दिए और डॉलर के मतलब और सोने के मतलब जो उनकी प्लानिंग थी उसके भी उन्होंने उलट फैसले किए। ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट थी, MOU से गवर्नमेंट ने साइन किए हुए थे। लेकिन जब हमने इक़्तिदार जो PDM को जब गवर्नमेंट मिली, जब मियां शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो वो पाबंद थे उन MOUs पे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने IMF के साथ किए थे। बाजवा साहब, लेकिन 10 रुपए इन्होंने पेट्रोल पे कम कर दिए, तो उसकी वजह से आप लोगों को 100 रुपया बढ़ाना पड़ा सर पेट्रोल के ऊपर, 250 रुपए तक आप लेकर गए और फिर भी फर्क नहीं पड़ा। और अभी तक इल्जाम जो है सारा वो इमरान खान साहब के सर ही है और तमाम वो फिगर्स जो वो बता रहे हैं, यानी वो कहते हैं कि $16.7 बिलियन था फॉरेन रिजर्व हमारा, जो अब $5.7 बिलियन रह गया सर। मतलब और वो उस टाइम पर देखें तो जाहिर है इंडस्ट्रीज बंद नहीं हो रही थी। अब सर फैसलाबाद के अंदर सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, बिजली की लोड शेडिंग इस कदर बढ़ गई है और हर चीज को देखें तो सर हर तरफ स्लम्प आ रहा है, महंगाई इस कदर ज्यादा हो चुकी है, 3 गुना महंगाई ऑलमोस्ट हो चुकी है सर। तो ये सारा कुछ इमरान खान साहब के सर है। सर आप कहते हैं कि जो रेट आपने क्यों बढ़ाए इतने ज्यादा, और इसके अलावा मैं ये करता हूँ सर, हमने इसी MOUs को और इनकी मामलात को सीधा रखने के लिए, पुराने कर्जे जो इन्होंने लिए थे उनको वापस करने के लिए हमें ये सख्त फैसले करने पड़े। दूसरी सर ये बात जो करते हैं ना कि जी फैक्ट्रियां बंद हो जा रही हैं या लोड शेडिंग हो रही है, तो मैं अर्ज करता हूँ जब 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का टेन्योर खत्म हुआ था तो 22,500 हजार मेगावाट बिजली की पैदावार थी। आप क्या मुझे या कोई मेरा PTI का दोस्त बता सकता है कि इन्होंने कितने हजार मेगावाट जो है वो इन्होंने, या कितने 100 मेगावाट इन्होंने नेशनल ग्रिड में शामिल की, या इन्होंने कोई इन्होंने
जो आजकल वो वेव के विंड के जरिए और जो सोलर के जरिए जो हम लगाने जा रहे हैं, इन्होंने कौन सी प्लानिंग की। देखिए हर साल आबादी भी बढ़ रही है, दुकानें भी नई बन रही हैं और हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं, लोगों के नए छोटे मोटे बिजनेस भी शुरू हैं और हर साल बिजली की खपत बढ़ रही है। लेकिन इन्होंने 4 सालों में बिल्कुल किसी किस्म की कोई बिजली की पैदावार को नहीं बढ़ाया, तो इस वजह से हमें फिर लोड शेडिंग करना पड़ी है। और एक वो वक्त था जब साबिक दौरे हुकूमत में जो कि 8 से 13 का था, तो 24 घंटों में से 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज साहब ने कहा कि हम 1 साल के अंदर लोड शेडिंग खत्म करेंगे, तो वरना मेरा नाम तब्दील कर देना, तो फिर वो 1 साल में ना कर सके। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारा टेन्योर खत्म हुआ 2013 हुआ उनका, सर चले वो तो कोई बात नहीं, तो हमने वो वादा पूरा कर दिया। मियां नवाज शरीफ साहब ने नेशनल ग्रिड में 22,000 बिजली जो मेगावाट थी वो उसका स्टेमिना दिया। और उसके बाद सर जब 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टेन्योर पूरा हुआ, तो पाकिस्तान में 0 लोड शेडिंग थी। सिर्फ वहां पे लोड शेडिंग थी जहां पे बिजली चोरी होती थी। अब देखिए कोई हम बिजली खा नहीं गए, कोई बिजली चली नहीं गई, बिजली इधर ही है, लेकिन डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है। इसके जिम्मेदार तो इमरान खान है। क्या इसकी जिम्मेदार तो आप हमें तो नहीं ठहरा सकते। और हमने 8 माह में जो जितने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं बड़े बड़े, जिसमें सोलर सिस्टम पे लेके जा रहे हैं तमाम इदारों को, और अब नई प्लानिंग ये है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है या जो दूसरे लोग हैं उनको भी इंसेंटिव दिए जाए कि वो भी अपनी जो बिजली है वो इसको इसके जरिए पैदा करें प्राइवेटली, ताकि नेशनल ग्रिड में बिजली ज्यादा हो और लोगों की जरूरियत को पूरा किया जा सके। इन्होंने कोई डैम नहीं बनाया जो करोड़ों अरबों रुपए साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस थे उन्होंने इकट्ठे किए, और इमरान न्याजी साहब ने भी फंड इकट्ठे किए। वो किधर है, उनका हिसाब कौन देगा, कहाँ गया वो जो डैम था, जो कहते थे हम डैम बनाने जा रहे हैं, हमने सैकड़ों डैम बनाया और हम एक भी डैम नहीं ये बना सके। और ये जो आप व्हाइट पेपर की बात करते हैं, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो एविडेंस के साथ हो। ये सब चीजें जो है, जो जितने भी इल्जाम आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हवा में तीर चलाने की कोशिश नहीं। इल्जाम सर उन्होंने स्टैट्स दिए हैं, व्हाइट पेपर जारी कर दिया उन्होंने और उसके ऊपर तमाम स्टैट्स दर्ज हैं। आप लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं और आप चाहें तो उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन मरियम औरंगजेब साहब आई हैं, उन्होंने इसको कोई चैलेंज नहीं किया, अपने स्टैट्स नहीं बताए, बल्कि सिर्फ उन्होंने मेरे को 20 बार यही कहा कि इमरान खान साहब आपको शर्म करनी चाहिए कि आपने व्हाइट पेपर जारी क्यों किया है। इसके जवाब के अंदर मरियम औरंगजेब साहिबा ने कोई ऐसी पॉजिटिव बात नहीं की। हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनके व्हाइट पेपर को, उनकी जो उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए हैं या जो झूठी एविडेंस दी है, हम उसके ऊपर काम करेंगे और अपने मुल्क को और अपने मुल्क के पाकिस्तान की दुनिया को, पाकिस्तानियों को ये बताएंगे कि ये झूठे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हवा में इन्होंने नाकाम तीर चलाने की कोशिश की है। हमारे ऊपर सिर्फ इल्जाम है और इमरान न्याजी साहब ने एक ऐसा ट्रेंड मुतारफ करा दिया सियासत में कि उनकी हर बात झूठ पे साबित होती है, झूठ पे मबनी होती है और वो हर बात से यूटर लेते हैं। डॉक्टर आसिफ आदिल साहब का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आई हैव टू रैप अप द शो। इंतजार रहेगा कि आप तमाम वाइट जारी हुआ पीटीआई की तरफ से इसको झूठा साबित करें और कहें कि ये स्टैट्स गलत हैं और हम इससे बेहतर स्टैट्स अब मुल्क के अंदर जो है वो प्रोड्यूस कर चुके हैं। विल वेट फॉर दैट। नाज़रीन, प्रोग्राम आज का देखने का बहुत शुक्रिया। हम कल हाजिर होंगे दोबारा एक नई बात के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।